नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। मैं हूं दीपक यादव। खबर चालीसा यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। आज बाजार की तेजी को लगाम लगते नजर आया। रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुलने के बाद बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। बैंक निफ्टी 358 अंक टूटकर बंद हुआ। सेंसेक्स पर बैंकिंग शेयरों में गिरावट रही। फाइनेंशियल और मेटल में बिकवाली के चलते दबाव बना। आईटी, एफएमसीजी और फार्मा शेयरों से बाजार को सपोर्ट मिला। अंत में सेंसेक्स 53 अंक गिरकर 52,275 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 12 अंक गिरकर 15,740 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार भले ही फ्लैट बंद हुआ, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के शेयरों में खरीदारी रही। निफ्टी का मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % से ज्यादा उछला। निफ्टी के 27 शेयरों में मजबूती रही, जबकि 22 शेयर कमजोर हुए। निफ्टी आईटी में सबसे ज्यादा 1.20% का उछाल आया। फार्मा, मीडिया, रियल्टी, एफएमसीजी और ऑटो इंडेक्स में मजबूती रही। निफ्टी के सेक्टर इंडेक्स में सबसे ज्यादा 1.45% की गिरावट सरकारी बैंकों के इंडेक्स में रही। इसके अलावा मेटल 1.06% और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में भी लगभग 1% की कमजोरी आई। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड पर सेबी ने बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने इस फंड हाउस को अगले 2 साल तक कोई भी डेट फंड लॉन्च करने पर रोक लगा दी है। साथ ही इस पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये जानकारी सेबी ने एक आदेश में दी है। इसके साथ ही सेबी ने कंपनी के एशिया पैसिफिक प्रमुख विवेक कुडवा, उनकी पत्नी रूपा कुडवा और मां को 22 करोड़ रुपए वापस लौटाने का भी आदेश दिया है। सेबी ने कहा कि विवेक कुडवा ने अपनी पत्नी को कंपनी से जुड़ी जानकारी दी और इसी आधार पर स्कीम के बंद होने से पहले पैसे निकाल लिए गए। सेबी के आदेश में कहा है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को 4 जून 2018 से 23 अप्रैल 2020 के बीच डेट स्कीम के यूनिट धारकों से ली गई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और एडवाइजरी फीस भी ब्याज के साथ लौटानी होगी। मंत्रियों के समूह ने कोविड से राहत देने वाले सामान पर जीएसटी की दरें घटाने की सिफारिश की है। कोरोना से जुड़े प्रोडक्ट पर टैक्स दर तय करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने 8 मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। सूत्रों के मुताबिक मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने कोविड से राहत देने वाले अधिकांश सामान पर 5% जीएसटी लगाए जाने का सुझाव दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंत्री समूह ने जिन सामान पर जीएसटी दर घटाने का सुझाव दिया है उनमें मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर और कोविड टेस्टिंग किट शामिल हैं। इसके अलावा मंत्री समूह ने सुझाव दिया है कि कोविड वैक्सीन पर टैक्स की दर जीएसटी काउंसिल को तय करनी चाहिए। सरकार ने 44 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज के लिए नया ऑर्डर दिया है। कोविशील्ड के 25 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसके लिए ऑर्डर दिया गया है। सरकार ने भारत बायोटेक को कोवैक्सीन के 19 करोड़ डोज का भी ऑर्डर दिया है। कंपनियों को वैक्सीन के लिए दिया गया ये ऑर्डर पहले से दिए ऑर्डर से अलग है। 44 करोड़ वैक्सीन डोज के लिए सरकार ने 30% एडवांस रकम जारी कर दी। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को फ्री वैक्सीन और दिवाली तक देश के गरीबों को मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना से सरकार को अतिरिक्त 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर तक गरीबों को मुफ्त राशन पर अतिरिक्त 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, जबकि मुफ्त टीकाकरण के लिए अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 16 जनवरी से शुरू होने वाले टीकाकरण में अब तक 23 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। ब्लूमबर्ग वैक्सीनेशन ट्रैकर के अनुसार मौजूदा से 75% आबादी को कवर करने में 22 महीने लगेंगे। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ बैंक लोगों को फिक्स डिपॉजिट पर खास ऑफर दे रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब यूको बैंक भी वैक्सीन लगवाने वालों के लिए खास ऑफर लेकर आया है। यूको बैंक 999 दिनों की एफडी पर 0.30% ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहा है। इस ऑफर का फायदा वो लोग उठा सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगवा ली हो। ये ऑफर 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा। इससे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की थी। इसके तहत एफडी कराने पर मौजूदा रेट से 0.25% ज्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे सीनियर सिटीजन्स को 0.50% ब्याज दिया जाएगा। इनकम टैक्स विभाग की नई ई फाइलिंग पोर्टल में लॉन्च के बाद साइट क्रैश होने की शिकायतें आई। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी नाराजगी जताई है। ट्विटर पर वित्त मंत्री ने इन्फोसिस के नंदन नीलकेणी की क्लास भी ली।
अपने ट्वीट में वित्त मंत्री ने लिखा है कि आयकर विभाग का ई फाइलिंग पोर्टल, जिसका लंबे समय से इंतजार था, सोमवार को ही लॉन्च हो गया, लेकिन इसमें गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने ट्वीट में ही इन्फोसिस और उनके को फाउंडर नंदन नीलकेणी को टैग करते हुए लिखा कि आशा है कि इन्फोसिस और नंदन नीलकेणी प्रदान की जा रही सेवा की गुणवत्ता के मामले में हमारे कर्जदाताओं को निराश नहीं करेंगे। लंबोर्गिनी ने आज भारत में अपनी एक और दमदार मॉडल हुराकन ईवो को लॉन्च किया है। बेहद ही आकर्षक लुक और दमदार इंजन क्षमता से वाली इस सुपर कार की शुरुआती कीमत 3,54,00,000 रुपए है। भारत में ये कार ग्लोबल लॉन्च के करीब 1 साल बाद पेश की गई है। कंपनी का दावा है कि ये कार महज 3.5 सेकंड में ही 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। इस कार की टॉप स्पीड 324 किलोमीटर प्रति घंटा है। कंपनी ने इसमें कूपे मॉडल जैसा केबिन भी दिया है। इस कार में 8.4 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसे एप्पल कारप्ले और अमेजॉन एलेक्सा से कनेक्ट किया जा सकता है। मर्सिडीज ने आज अपनी एसयूवी मेबैक GLS 600 भारत में लॉन्च कर दी है। इस शानदार एसयूवी की एक शोरूम कीमत 2,43,00,000 रुपए है। इसे भारत में पूरी तरह इंपोर्ट करके बेचा जाएगा। कंपनी भारत में इस साल 15 नई कारें लॉन्च करने के प्लान में आगे बढ़ रही है और नई मर्सिडीज मेबैक GLS 600 इसी प्लान का हिस्सा है। भारतीय बाजार में नई कार का मुकाबला बेंटले, बेंटाइगा, रोल्स रॉयस कलिनन और लैंड रोवर, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी जैसी बाकी कारों से होगा। इस एसयूवी में 12.3 इंच का बड़ा डिस्प्ले लगा है। मेबैक GLS 600 सिर्फ 4.9 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम के साथ बैठक में उद्धव ने मराठा आरक्षण, मेट्रो शेड, GST कलेक्शन, क्रॉप इंश्योरेंस, साइक्लोन और अन्य मामलों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से अकेले में भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अब तरह तरह के कयास लग रहे हैं। उद्धव ठाकरे से जब इस बात पर मुलाकात पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो नवाज शरीफ से मिलने नहीं गए थे जो इसको छिपाएं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भले ही पीएम मोदी राजनीतिक रूप से उनके साथ नहीं है, लेकिन उनका रिश्ता है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने वैक्सीन पॉलिसी में किए गए बदलाव का स्वागत किया। आज राजनीतिक रूप में देखें तो हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया है। मैंने कल भी बात कही थी, मेरे एक साक्षात्कार में शायद लोकसत्ता ने लिया था तब, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं अगर मिलूँ, मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था, तो ऐसे अगर उनको कुछ मिले, मैं व्यक्तिगत रूप में मिलूँ, अगर मैं मिल भी लूँ, आज भी अभी मेरे साथी उनको कहूँगा कि मुझे दोबारा जाकर मिलना है, तो गलत बात क्या है उसमें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के एक दिन बाद सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके मुताबिक केंद्र सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से 75% वैक्सीन खरीदकर राज्यों को मुफ्त में देगी। साथ ही कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत मैन्युफैक्चरर कंपनियां ही घोषित करेंगी। साथ ही इस गाइडलाइंस में कहा गया कि वैक्सीनेशन की प्राथमिकता राज्य सरकार ही तय करेंगी। आपको बता दें कि राज्यों को ये वैक्सीन जनसंख्या के आधार पर मिलेगी और निजी अस्पताल पहले की तरह ही 25% वैक्सीन खरीदेंगे और निजी अस्पताल वैक्सीन की कीमत के अलावा 150 रुपए सर्विस शुल्क ले सकेंगे। साथ ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हेल्थ वर्कर्स, 45 साल से अधिक वाले लोगों और जिनका दूसरा डोज बाकी है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यू टर्न लेते हुए कोरोना का टीका लगवाने का ऐलान किया है। इससे पहले अखिलेश कोरोना की वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर इसे ना लगवाने का ऐलान कर चुके थे। आपको बता दें कि सोमवार को अखिलेश यादव के पिता और सपा संरक्षक 81 साल के मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम में मेदांता हॉस्पिटल में वैक्सीन की पहली डोज ली, जिसके बाद आज अखिलेश ने कोरोना वैक्सीन लगवाने की बात कही। वहीं यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि वे अपने बयान से पलट गए हैं। देखिए, अखिलेश यादव भ्रमित और स्वार्थ की राजनीति करते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार की राजनीति करता है तो उसको थूक के चाटना भी पड़ता है, और अखिलेश यादव जी ने यही किया है। लेकिन इसके साथ आपने जघन्य अपराध भी किया है। आपने 2 मिनट के लिए छोड़ दें उत्तर प्रदेश की जनता, अरे आपके कार्यकर्ता तो उत्तर प्रदेश में है, उनका परिवार तो उत्तर प्रदेश में है, आपने उनको भी भ्रमित किया। आपने राजनीति, अपने स्वार्थ की राजनीति के चक्कर में उनको भी लगाने नहीं दिया। क्या उनको मौत के मुंह में नहीं ढकेला आपने?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर ये मांग की है कि घर घर राशन डिलीवरी योजना को मत रोकिए। ये योजना राष्ट्रहित में है। आपको बता दें कि घर घर राशन डिलीवरी योजना को उपराज्यपाल अनिल बैजल की तरफ से दिल्ली सरकार को हरी झंडी नहीं मिली है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का कहना है कि अगर पिज्जा, बर्गर और स्मार्टफोन को हम होम डिलीवरी कर सकते हैं तो फिर राशन की डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती। देश में कोरोना के मोर्चे पर बड़ी राहत की खबर है। 66 दिन बाद 24 घंटे में 1 लाख से कम नए केस दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 86,498 नए केस और 2,123 लोगों की वायरस से मौत हुई है। वहीं कोरोना से बीते एक दिन में 1,82,000 लोग ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा 13 लाख के नजदीक है। आपको बता दें कि अब तक देश भर में कोरोना से संक्रमितों की कुल संख्या करीब 3 करोड़ पहुंच चुकी है। लेकिन राहत की बात यह है कि 2 करोड़ 73 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। वहीं कोरोना की रोकथाम के लिए जारी टीकाकरण अभियान के तहत बीते 24 घंटे में 31 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 23 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में जो हमने केसेस की एक स्पीड देखी, उसको अगर हम कंपेयर करें तो अब हम पाते हैं कि देयर इज ए कंटिन्यूड एंड शार्प डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ डेली न्यू केसेस जो कि अब देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी कि पिछले 24 घंटे में 86,498 केसेस देश में रिपोर्ट हुए हैं। हम देखें तो पाते हैं कि यह 3 अप्रैल के बाद देश में अब तक रिपोर्ट हुए डेली बेसिस पर सबसे कम केसेस हैं। यह एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार मंद पड़ती जा रही है। राजधानी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 316 नए मामले आए हैं और संक्रमण से 41 और लोगों की मौत हुई है। संक्रमण की दर 0.44% हो गई है और बीते 24 घंटे में 521 मरीज संक्रमण से ठीक हो गए हैं। दिल्ली में अब तक 14,29,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और इनमें से 14 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं संक्रमण से अब तक दिल्ली में 24,668 मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल दिल्ली में करीब 5,000 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज हो रहा है। बता दें कि दिल्ली में सोमवार से कोरोना पाबंदियों में ढील दी गई है। करीब 2 महीने बाद बाजार, मॉल और ऑड इवन व्यवस्था के साथ खुले हैं। दिल्ली मेट्रो की सेवा भी शर्तों के साथ शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य में फुल अनलॉक का ऐलान किया है। अब बस प्रदेश में नाइट कर्फ्यू ही जारी रहेगा। बता दें कि यूपी के 4 जिले लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर और सहारनपुर में भी लॉकडाउन हटा दिया गया है। बता दें कि अन्य जिलों में पहले ही लॉकडाउन में ढील दे दी गई थी और आज पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की पाबंदी हटा दी गई है। नाइट कर्फ्यू जारी रखने का ऐलान किया गया है। यूपी में अब सिर्फ 7 बजे से शाम 7 बजे तक सुबह तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इन सभी जिलों में सक्रिय केस 600 से कम हो गए हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 797 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2.85 लाख नमूनों की जांच की गई है। रिकवरी रेट 97.1% है। पॉजिटिविटी रेट 0.2% है। बिहार में कोरोना के मामले घटने की वजह से लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद इसका ऐलान किया। हालांकि शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बिहार में 50% उपस्थिति के साथ सरकारी और प्राइवेट दफ्तर शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि दुकानें 5 बजे तक खुलेंगी। प्राइवेट गाड़ियों के लिए अब ई पास जरूरी नहीं होगा। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 920 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन खत्म करने का फैसला लिया। आगरा के पारस अस्पताल में लापरवाही के मामले में सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पारस हॉस्पिटल से मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल पारस हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। इसी हॉस्पिटल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन की कमी के मॉक ड्रिल के दौरान 22 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं हॉस्पिटल को सीज करने के साथ ही संचालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इस मामले में सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी सरकार में ऑक्सीजन और मानवता की भारी कमी है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है। ये एक शिकायत आया था कि वहाँ पर ऑक्सीजन देने में कोई कमी आई थी। पारस हॉस्पिटल नाम है, उसका जांच आ रहा है। जांच जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा बता देंगे।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हराया है, जिसके बाद बीजेपी में उनका कद और बढ़ गया है। वहीं अमित शाह के कार्यालय ने गृह मंत्री और शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात की तस्वीर साझा की है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद शाह से अधिकारी की यह पहली मुलाकात है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि उन्होंने शाह के साथ राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की और बंगाल के कल्याण के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। दिल्ली में नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी ने एमसीडी के तीनों मेयर बदल दिए हैं। अब सरदार राजा इकबाल सिंह उत्तरी दिल्ली, मुकेश सरयान दक्षिण दिल्ली और श्याम सुंदर अग्रवाल पूर्वी दिल्ली के महापौर होंगे। दिल्ली बीजेपी की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक अर्चना को उत्तरी दिल्ली, पवन शर्मा को दक्षिणी दिल्ली और किरण वैद्य को पूर्वी दिल्ली का महापौर बनाया गया है। वहीं बीजेपी ने तीनों एमसीडी में नेता सदन भी बदल दिए हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे छैल बिहारी अब इसी एमसीडी में नेता सदन होंगे। इंद्रजीत सहरावत दक्षिणी दिल्ली और मास्टर सत्यपाल सिंह पूर्वी दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की ओर से नेता सदन होंगे। रेप के मामले में जेल में बंद आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट से अपने इलाज के लिए जमानत देने की मांग की है। वहीं राजस्थान सरकार ने इस जमानत याचिका का विरोध किया है और सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा भी दायर किया है। हलफनामे में सरकार ने कहा है कि आसाराम चिकित्सा और उपचार के आड़ में अपनी हिरासत की जगह को बदलना चाहते हैं। आसाराम की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब शुक्रवार यानी 11 जून को होगी। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी के दरबार में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि कालिका भवन के पास काउंटर नंबर 2 के नजदीक आग लगी हुई है। जहां आग लगी है उस स्थान से प्राकृतिक गुफा की दूरी तकरीबन 100 मीटर है। कहा जा रहा है कि आग वीआईपी गेट के पास शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। देखते ही देखते आग ने उग्र रूप धारण कर लिया। कर्मियों ने बचाव कार्य शुरू करने के साथ ही श्राइन बोर्ड के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना पर बोर्ड के फायर विंग के जवान मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। राजस्थान के रानीवाड़ा में प्यास की वजह से 6 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। ये बच्ची अपनी बुजुर्ग नानी के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। लॉकडाउन की वजह से आने जाने में बहुत ज़्यादा साधन मौजूद नहीं है, इसलिए बुजुर्ग महिला ने अपनी नातिन को लेकर एक शॉर्टकट रास्ते से दूसरे गांव में जाने का रास्ता अपनाया। इन लोगों ने अपने साथ पानी नहीं रखा था और एक गांव से दूसरे गांव जाने के दौरान वो रेत के टीलों में भटक गईं। चिलचिलाती धूप में उनको कहीं पर भी पानी नहीं मिला, जिसके बाद बुजुर्ग महिला बेहोश हो गई और बच्ची की पानी की कमी से मौत हो गई। एक चरवाहे की जानकारी देने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची, जिसके बाद बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे में एक केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। भयंकर आग में मरने वालों का आंकड़ा अब 18 पहुंच चुका है। इसमें 15 महिलाएं भी शामिल हैं। फैक्ट्री के आग पर अब काबू पा लिया गया है। वहीं पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिवार वालों को मुआवजे का ऐलान किया है। इस घटना में जान गंवाने वालों के परिवार वालों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद की बात कही है। आपको बता दें कि पुणे की केमिकल फैक्ट्री में कल शाम 5 बजे आग लग गई थी। जिस वक्त आग लगी उस वक्त प्लास्टिक में पैकिंग का काम चल रहा था। मौसम विभाग ने मुंबई समेत राज्य के अन्य तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं मध्य प्रदेश में प्री मानसून बारिश का सिलसिला जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अब पूर्वी भारत की ओर बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मानसून के जल्दी पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मणिपुर और आसपास के राज्यों में अगले 3 दिनों के दौरान भारी बारिश देखने को मिल सकती है। टाइगर श्रॉफ स्टारर हीरोपंती 2 की टीम फिल्म के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि ये शेड्यूल रूस में पूरा किया जाएगा। टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगले महीने क्रू मेंबर्स के साथ मॉस्को और फिर सेंट पीटर्सबर्ग में शूटिंग करेंगे। टीम रूस में कुछ एक्शन सीक्वेंस और एक गाने की शूटिंग की प्लानिंग कर रही है। फिलहाल परफेक्ट लोकेशन की तलाश की जा रही है। एक्शन सीक्वेंस को भव्य बनाने के लिए जेम्स बॉन्ड फिल्म स्काई फॉल पर काम कर चुके स्टंट डिजाइनरों से बात की जा रही है। भूल भुलैया 2 की बाकी शूटिंग अब एक ही शेड्यूल में पूरा करने की प्लानिंग है। निर्देशक अनीस बज़मी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इसकी शूटिंग कई कारणों से साल भर से अटक रही है। पिछले साल लखनऊ में इसकी शूटिंग हुई थी,
लेकिन कोविड के चलते लॉकडाउन हो गया। इस साल मार्च में मनाली और मुंबई में फिर से शूट शुरू हुआ था कि कार्तिक आर्यन को कोविड हो गया। फिर मुंबई में दूसरी लहर के चलते लॉकडाउन हो गया। फिल्म लगभग तैयार है, कुछ हिस्सा बचा है जिसकी शूटिंग एक ही शेड्यूल में पूरी कर दी जाएगी। अक्षय कुमार एक के बाद एक फिल्में साइन करते जा रहे हैं। खबर है कि बेल बॉटम के प्रोड्यूसर जैकी भगनानी के साथ वो नई फिल्म प्लान कर रहे हैं। ये फिल्म पूरी तरह एक्शन एंटरटेनर होगी जिसे बड़े पैमाने पर यूके में शूट किया जाएगा। इस एक्शन फिल्म की कहानी अक्षय ने बेल बॉटम के शूट के दौरान सुनी थी। उन्हें ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया। इस बिग बजट फिल्म के बारे में आधिकारिक ऐलान जल्द होने की उम्मीद है। सुनील शेट्टी लगातार कोरोना मरीजों की मदद के लिए हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने कोरोना मरीजों को दवाई मुहैया कराने का फैसला किया है ताकि लोगों को और परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बात की जानकारी खुद सुनील शेट्टी ने सोशल मीडिया के जरिए दी। सुनील शेट्टी सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं। सुनील शेट्टी एक फार्मा कंपनी के साथ मिलकर कोरोना के मरीजों को दवाइयाँ मुहैया कराएंगे। सुनील शेट्टी दवा भी दुआ भी नाम का कैंपेन चलाकर कोरोना मरीजों को दवाइयाँ मुहैया करवा रहे हैं। तमिल इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्म मेकर भारती राजा ने सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट जारी कर अमेजन प्राइम वीडियो से द फैमिली मैन 2 को तुरंत बैन करने की मांग की है। फिल्म मेकर भारती राजा ने स्टेटमेंट में आरोप लगाया है कि द फैमिली मैन 2 में तमिल इलम लोगों को गलत तरीके से दिखाया गया है। भारती राजा ने यह भी कहा है कि अगर इस वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग नहीं रोकी गई तो तमिल के लोग OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो का बहिष्कार करेंगे। इस बयान में उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी द फैमिली मैन 2 पर तुरंत बैन लगवाने की मांग की। भारत के श्रीलंका दौरे के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। दोनों टीमें पहले 3 वनडे खेलेंगी। ये मैच 13, 16 और 18 जुलाई को होंगे। इसके बाद 21, 23 और 25 जुलाई को 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। मैचों के वेन्यू अभी तक तय नहीं हुए हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर राहुल द्रविड़ बतौर कोच टीम के साथ श्रीलंका जा सकते हैं। इन दोनों सीरीज में इंग्लैंड दौरे के लिए चुने गए खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे क्योंकि भारतीय टीम जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट सीरीज का फाइनल खेलने के बाद इंग्लैंड में ही रुकेगी और अगस्त में इंग्लैंड के साथ होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए तैयारी करेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 और एशिया कप 2023 के संयुक्त क्वालिफायर में भारत ने कमाल किया। सुनील छेत्री के शानदार 2 गोल की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की। सुनील छेत्री ने मैच के 79वें और 92वें मिनट में गोल किया। इसकी बदौलत छेत्री के इंटरनेशनल गोल की संख्या 74 तक पहुंच गई है। UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप और UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप और यूरो कप 2020 टूर्नामेंट 11 जून से शुरू हो रहा है। पहला मैच तुर्की और इटली के बीच खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच 12 जून को रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इस बार मेन टूर्नामेंट यानी फाइनल्स में 24 टीमें आमने सामने होंगी। सभी टीमों को 4-4 के 6 ग्रुप में बांटा गया है। 11 जुलाई को फाइनल खेला जाएगा। अमेरिका की 17 साल की कोको गॉफ पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगी। वहीं दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। 24वीं सीट गॉफ ने 25वीं सीट ट्यूनीशिया और ओस जेबूर को 6-3, 6-1 से हराया। गॉफ सिर्फ 53 मिनट में जीत गए। उनका सामना चेक रिपब्लिक की बारबरा क्रोजिकोवा से होगा। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए यूक्रेन ने जर्सी लॉन्च कर दी है। हालांकि इसी जर्सी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल यूक्रेन ने जर्सी में एक मैप भी दिखाया है। इसमें क्रीमिया को उन्होंने अपने देश का हिस्सा बताया है। इसको लेकर रूस ने नाराजगी जाहिर की है। रूस क्रीमिया को अपने देश का हिस्सा मानता है। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा भी किया था।